शैलेंद्र भटनागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। The early morning high was 493. कुछ तेजी आपको प्राइवेट इंश्योरेंस में आती हुई दिखेगी। The Nifty Metals Index is 2.5% higher. आप एक शानदार रैली देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस पे। उस वक्त जैसे हर्षद मेहता जी की बात होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, तो वो सारी चीजें आज भी पॉसिबल है। 12 बजे बाजार शुरू होता था और 2:30 बजे तक बाजार चलता। बस इनसाइडर ट्रेडिंग जब तक बाजार है तब तक रहेगी। अब जो ट्रेडिंग की दुनिया है, अब उसमें मार्जिन कम है, टाइम कम है और सरकार भी आपके विरुद्ध है। सेबी नहीं चाहता कि आप ट्रेड करें। यहाँ से भी ये समय जो है और कठिन हो जाएगा। तो पीछे से कोई आदमी आपका पैसा वैक्यूम से सक्का। सर, आज के मार्केट को देखते हुए किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को अप्रोच करना चाहिए? वॉरेन बुफे साहब ने कहा कि आप एक अच्छी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदिए और उसको बड़ा होने दीजिए, ना कि एक बहुत ही जाहिल कंपनी का बड़ा हिस्सा खरीद के आप सोचे कि वो 4 गुना होगा। वो सिर्फ आप ही के दिमाग में हो। निवेश की दुनिया में अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस डिजिटल दुनिया के ज़माने में कि आप कभी भी सफल नहीं हो। 99.99% लोग बाजार में रिटर्न कमाने आते हैं, जो कि गलती है। आपको बाजार में अवॉइड करने के लिए आना है। ट्रेड सेहत के लिए हानिकारक। ऐसी बातें कुछ है जो आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए, हो सकता है वो उन्हें पैसा बना के दे? वेलकम बैक ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ ट्रेडर्स। VOT जैसे कि आप जानते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं, स्ट्रैटेजीज हम जिस तरीके से हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका फीडबैक हमें पहुंचाते हैं। बट आज कुछ अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा आई एम 30, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आज बर्थडे है या ऐसा कुछ है। नो, आज हमारे जो गेस्ट है ना, उनका एक्सपीरियंस मेरी उम्र जितना है इन शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग। CNBC आवाज़ से लेके बिजनेस टुडे तक का सफ़र उनका आज हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। वैसे तो उन्होंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए होंगे, हज़ारों एनालिस्ट को उन्होंने क्वेश्चन किया है, अच्छे बड़े एनालिस्ट की खटिया खड़ी कर दी है। आज हमें मौका मिले कि हम उनसे कुछ सवाल करें। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, इट्स माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शैल भटनागर। नमस्कार सर। सो कैसा लग रहा है सर आज आपका पहला पॉडकास्ट स्पाइडर के साथ ही नहीं, ये मेरी पहला पॉडकास्ट है और मैं एक्चुअली काफ़ी नर्वस हूँ। इसके पीछे एक ही कारण है। मैंने 1996 में मीडिया में काम करना शुरू किया और 4 और 5, 9 और 20, 29 सालों में कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार इंटरव्यू करे होंगे दुनिया भर में, चाहे वो हमारा भारतवर्ष हो या और भी अन्य मुल्क हों, लेकिन मेरा कभी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर मैं बहुत नर्वस हूँ। मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा कि अगला सवाल क्या होगा और जो भी गलती है वो सब मेरी ही है। आपके सवाल हमेशा अच्छे ही होंगे, लेकिन देखते हैं हम किस तरीके से सफ़र कटता है। अरे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोफेशनल है। ये तो आपका डोमेन है, फाइनेंशियल जर्नलिज्म। हम तो आपको ही देख के सीखते हैं, समझते हैं। आपके व्यूज़ देख के हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मार्केट किस तरीके से काम करता है आपसे ही सीखा है। सो सर, वैसे तो हमने देखा है आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, टीवी पे आपके इंटरव्यूज आते हैं, बट उनके पहले आप इस जर्नी पे जुड़े कैसे? आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए? आपकी एंट्री कैसे हुई? तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और वो ये है कि मैं दिल्ली के पास एक बहुत ही छोटा सा शहर है मेरठ का, मैं वहाँ से संबंधित हूँ और वहीं मेरी लिखाई पढ़ाई हुई। लेकिन 1980 की दशक में वो शहर बिल्कुल सिमटा हुआ था और किसी भी तरीके की वहाँ पर स्टॉक मार्केट तो छोड़िए, इकोनॉमी की भी सुगबुगाहट नहीं आती थी। लेकिन ऐसा था कि मेरी मदर अध्यापिका थी और उन्हें लगता था कि भाई बच्चों के लिए एक
दुनिया में जो खिड़की खुलती है वो किताबों से खुलती है। Right. तो हमारे यहाँ हर तरीके की किताब उन दिनों आती थी, मैगज़ीन। बहुत अजीब सा ज़माना था। महीने भर की एक मैगज़ीन आती थी, 15 दिन में एक मैगज़ीन आती थी। डेली और समझिए घंटे भर या हर मिनट का जो हमें अब अपडेट मिलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो हर तरीके की मैगज़ीन जब मैं बचपन में था तो मैंने पढ़ी, और उनमें से एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था रीडर्स डाइजेस्ट। हाँ, वेरी पॉपुलर। रीडर्स डाइजेस्ट में उन दिनों जापान के मार्केट्स के बारे में चर्चा होती थी। तब निकाई 80 की दशक में रिकॉर्ड हाई में था, जो अभी पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड हाई तोड़ा गया। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में जापानीज मार्केट्स और जापान की इकॉनमी के बारे में कभी कभार कोई लेख आ जाता था, तो मैं उसको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता था कि कैसे लोग बाज़ार में पैसा बनाते हैं। तो मैं 5वीं छठी में रहा हूँगा, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा तो स्टॉक मार्केट। वो तब से ही। तो शुरू से ही मेरा रुझान बाज़ार की तरफ। मेरे को पता भी नहीं था कि बाज़ार क्या होता है, लेकिन मेरे को ये पता था कि जापान में एक मार्केट है जिनका इंडेक्स है निकाई, और उस वक्त जापानीज कंपनीज अमेरिकन कंपनीज को खरीद रही। तो उनके मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात। उसके बाद क्या हुआ कि 12वीं तक पहुँचे, और फिर थोड़ी बहुत दुनिया खुलती हुई दिखी, तो मेरठ से बाहर निकले, देखा बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में कुछ ऐसा पता नहीं चला कि क्या होता है। ग्रेजुएशन करी, तब डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो वो तो बन नहीं पाए। लेकिन फिर तब तक क्या था, 1991 का समय आ चुका था। तो 87, 88, 89, 90 में ग्रेजुएशन हुई, और 1991 जुलाई 26, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस दिन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट प्रस्तुत किया जिससे हमारे देश की भाग्य रेखा बिल्कुल बदली। और वो जो ज़माना था वो बिल्कुल अलग ज़माना था। फिर कुछ पता चला कि कुछ पैसे हैं जो मेरे लिए छोड़ के गए हैं कोई। ओहो। तो उस पैसे से मैंने सबसे पहले आईपीओज में लगाना शुरू किया, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पहले तो फॉर्म भी नहीं मिलते थे। आज जो हम अपने मोबाइल फ़ोन पर डिजिटली आईपीओ को अप्लाई कर लेते हैं और हमारे अकाउंट में आसपा के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, तब ऐसा समय नहीं था। 3 महीने के बाद आईपीओ लिस्ट होता था, इफ़ एट ऑल। बहरहाल, तो सबसे पहले एक कंपनी थी आईटीसी पेरेग्रीन, उसमें लगाया, उसमें आईपीओ नहीं किया। दूसरा आईपीओ में लगाया, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 80 रुपये प्रीमियम के साथ, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ एसबीआई का आईपीओ भारतवर्ष में आया था। और एक इतनी बढ़िया बात थी कि तब के वित्तीय मंत्री जो थे, उन्होंने कहा देखो भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक के पैसे से बना लेगी, तो जो जो अप्लाई करेगा उसको शेयर मिलेगा। ओह अच्छा। ये सब बातें सुन के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब देश फील आ रही है। क्योंकि अब अगर आप देखें, अगर आपको तंत्र या आप किसी बंगाली बाबा को नहीं जानते, तब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता आईपीओ में। 4,500 रुपये में 50 शेयर 90 रुपये के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर उस इंसान को अलॉट हुए जिसने आईपीओ में डाला था। तब फिजिकल का टाइम था, तो एक शेयर नहीं मिलता था जैसे कि अब मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट तब 50 था। तो वो 3-4 साल जब रखा, तो उसके बाद वो 300-350 रुपये पे बिक गया। और मेरे को अब तक अफसोस है कि मैंने वो आईपीओ बेचा, क्योंकि अक्सर मैं बेचता नहीं हूँ। और इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। फिर एमबीए किया, और फिर एक ब्रोकर थे दिल्ली में, उनके साथ काम किया। न जाने कहाँ से किस्मत ने पलटा किया और मैं मीडिया में आया। मेरी पहली नौकरी टीवी 18 में थी, और मेरे पास कोई जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कहीं से कोई डिग्री नहीं करी, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता था कि बाज़ार कैसे पाऊँ। तो 1996 से 2025 तक मैं अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाता, 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है।
और दुनिया भर में काम किया है। तो अलग अलग तरीके के मार्केट्स, चाहे वो श्रीलंकन मार्केट्स हों, चाहे वो हांगकांग के मार्केट्स हों, सिंगापुर के मार्केट्स हों, जापान के मार्केट्स हों, चाइना के मार्केट्स हों, पाकिस्तान का मार्केट हो, सब कवर किया। बहुत बढ़िया है सर, व्हाट एन इंस्पायरिंग जर्नी। तो सर आपने एंट्री ली उस वक्त का मार्केट और आज के मार्केट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एक तो बहुत आराम की ज़िंदगी थी। मैं आपको बताऊं, 12 बजे बाज़ार शुरू होता था, 12 बजे बाज़ार शुरू होता था और 2:30 बजे तक बाज़ार चलता था। बस ओपन आउटक्राई का ज़माना था। लोग चीख चीख के शेयर खरीद के और बेचते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग में, और 2:30 बजे के बाद सब आराम करते थे। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं बहुत मिस करता हूँ, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाज़ार में छुट्टी है। सब लोग गोवा में मिलते। तो ये एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा दौर था, जब आप सामने वाले का चेहरा देखकर उससे शेयर खरीदते या बेचते थे, क्योंकि बीच में एक्सचेंज नहीं था। काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ओके। अब जो तब्दीली या बदलाव आया है, उससे आप एक तो सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, बल्कि सर सुबह 9 बजे क्या, मेरी ज़िंदगी तो आज भी 5:30 बजे ही शुरू होती है। वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई और अब फेसलेस ट्रेडिंग हो गई, क्योंकि आप कंप्यूटर पर बैठे। पहले लगभग 90% बाजार बम्बई और उसके आसपास के इलाके से संबंध रखता। अब कंट्री छोड़िए, डाउन कंट्री छोड़िए, कि अब तो हर पिन कोड में आपको ट्रेड होता हुआ दिखता है। तो एक तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गई, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया, नंबर ऑफ कंपनीज बहुत बढ़ गई। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से ये 96 था, 1996 साल का शायद कुछ हेर फेर होगा, कि तब सरकार ने कहा कि भाई अब आप हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे। पहले सिर्फ साल में एक बार रिजल्ट आता था और वो आपको ध्यान रखना पड़ता था कि भाई किस दिन पेपर में आएगा, वो क्या पता ना आए उस दिन। तो पहले डेट्स पहले से आती ऐसा कुछ नहीं था। ओह। तो टाटा स्टील के नतीजे एक दिन आपको पेपर में दिखेंगे। अब जैसे आपको पहले ही पता होता है, अंदाजा होता है कि इस दिन आया, एग्जैक्टली। और वो साल में एक बार टाटा स्टील डिक्लेयर करती थी। और भी ऐसी कंपनी साल में एक ही बार करती। फिर हाफ ईयरलीज हुए, फिर क्वार्टरलीज आए, और अब तो यह हाल है कि आपको हर मिनट पता चलता रहता है कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है। तो समय का बदलाव और समय बहुत तेज़ी से चला, और अब तो ये आलम है कि आपको मेरे ख्याल से घड़ी में भी पता चल जाता है, अगर आप एप्पल वॉच पहनते हैं तो कि आपकी इन्वेस्टेड कंपनी या आपके इंटरेस्टेड स्टॉक में राइट किस तरीके का आपको फिलहाल न्यूज़ आ रही है। तो एक तो न्यूज़, दूसरा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन और लोगों का पार्टिसिपेशन, तीसरा विदेशी निवेश। पहले कोई विदेशी निवेश नहीं था हमारे बाजार। तो जब मनमोहन सिंह साहब ने लिबरलाइजेशन का दौर चलाया, तो 92-93 में पहले फॉरेन ब्रोकर्स हमारे यहाँ आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया। पहले डाइवेस्टमेंट नहीं होता था, जो सरकारी कंपनी है वो सरकारी कंपनी ही रहती। फिर उस ज़माने में बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज को डाइवेस्ट किया गया। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सरकार बक्से बनाती थी। आप ऐसा नहीं है कि मेरे को यही कंपनी खरीदनी है तो मैं इसी के शेयर खरीदूँ। अगर सरकार डिसइन्वेस्ट कर रही है तो कहती थी जी मैं ये 11 कंपनी डिसइन्वेस्ट कर रही हूँ और आपको 11 के 11 के शेयर खरीद। तो बहुत ही अलग अलग दुनिया थी उस ज़माने की। सेटलमेंट्स जो आज आपको T+1, T+7 एकदम होता हुआ दिख रहा है, आजकल तो इंस्टेंट सेटलमेंट भी है। उस ज़माने में 3 तरीके के सेटलमेंट होते थे, 3 महीने, 1 महीना और 15 दिन, डिपेंडिंग कि किस ग्रुप में आपकी कंपनी है उस हिसाब से सेटलमेंट होता था और उसी हिसाब से पैसा मिलता था या शेयर में। बहुत ही अलग ज़माना था। मतलब मैं उस पर एक किताब लिख सकता हूँ कि वो गुजरा ज़माना बहुत ही कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था और कुछ चीज़ों में बहुत बुरा। सर तो उस वक्त जैसे हर्षद मेहता जी की बात होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात होती है, तो वो सारी चीज़ें आज भी पॉसिबल है? हाँ, देखिए क्योंकि बाज़ार
इंसानों से बना हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर पे ट्रेड हो रहा है और हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे ट्रेड हो रहा है, या आप फ़ोन करके सौदा डाल देते हैं, या एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग हो रही है। ये सब ठीक है, ये माध्यम है ट्रेड कर, लेकिन उसके पीछे एक इंसान है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जब तक बाजार है तब तक रहेगी। रिसेंट केस के बारे में आपने सुना है? कौन सा? अभी जी रेखा झुनझुनवाला जी ने सम अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। देखिए वो एक मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ एक उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ना किसी ने उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है, ना उन्होंने दिया है। और ये हम लोग मान के चलते हैं कि जब तक कि किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो ये एक महज हवा में उछला हुआ पुछल रहा है। राइट, सो थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे काफ़ी आवाज़ चल रही है उससे रिलेटेड। सो उसके बारे में कोई जवाब कोई भी नहीं दे रहा है, कोई उसके बारे में बातें तो कर ही रहे हैं, बट ऑल नेगेटिव। हाँ देखिए, ये तो भारतीयों की एक बहुत खास पहचान है कि हम पेशेवर निराशावादी नहीं। हम लोग अक्सर बुरा सोचते हैं और इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। निवेश की दुनिया में अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं, अगर आप एज ए ट्रेडर ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस डिजिटल दुनिया के ज़माने में कि आप कभी भी सफल नहीं हो। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों को फॉलो करें। इसी तरीके से आपकी जो छोटी मोटी पूंजी है वो बड़े होके वेल्थ बनेगी, और वेल्थ से आप और रईस होंगे। मैंने आज तक कम से कम जो बाज़ार के 1500 बड़े लोग हैं या जो जानी मानी हस्ती हैं, उनसे मैंने बात की होगी, उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ, वो मेरे से जुड़े रहते हैं। उनमें से एक इंसान भी निराशावादी नहीं है, और वो इसीलिए रईस या अमीर या बहुत ज़्यादा पैसे वाला है क्योंकि उसने हमेशा कठिनाई में अच्छाई के बारे में सोचा, और इसीलिए उसने पैसे रखे। तो क्या क्या डिफरेंस रहेगा अभी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और उन कि ये पैसे नहीं बना पा रहे हैं और उन्होंने वेल्थ बना ली? देखिए ये पता नहीं आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस ट्रेडर्स की। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत ही आपने जीवन में जोर लगाया तो आपका 20% जो अमाउंट है वो ही सिर्फ ट्रेडिंग में लगना चाहिए, और 80% से आप निवेश कीजिए। पहले 3-1 साल आपको सिर्फ अच्छे फंड्स खरीदने हैं। अच्छे शेयर भी अगर आप ना खरीदें तो भी चलेगा, अच्छे फंड्स में निवेश करें। फिर वो 3-1 साल की साइकिल में आपको कम से कम एक बुल और एक छोटा सा बेयर मार्केट दिखेगा। उससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो मैंने पूंजी जमा करी है स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, उससे आपको एक लाइफ साइकिल बाजार के छोटे से हिस्से की समझ में आएगी। उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करें, वो भी मतलब बिल्कुल जब कोई विकल्प ही ना बचा। ट्रेड सेहत के लिए हानिकारक, खासकर वित्तीय सेहत के लिए। मैं जानता हूँ ये बातें आपके सेटअप के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैंने भी तब ट्रेड शुरू किया जब मेरे पास कम से कम 25-27 साल का पोर्टफोलियो बन चुका था, और मेरे पास बहुत समय, और मेरे पास दिमाग में इतना कुछ मैं अर्जित कर चुका था कि मेरे को उसको अब इम्प्लीमेंट करना था अपने जीवन। तो ही मैंने शुरू किया। मेरे पास अनेक 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 ऐसे आईपीओ हैं जो मैंने 25-27 साल पहले ख़रीदे थे, वो अब भी हम उनको सेकते रहते हैं, उसका डिविडेंड आता रहता है। तो हमने इसलिए ट्रेडिंग शुरू करी कि भाई चलो अब कुछ नया करते हैं जीवन। लेकिन अभी भी वो 80 और 20 का रेशियो बिल्कुल समझिए कि वो एक चाइनीज़ वॉल है। भारत में बैठ के हम चाइनीज़ वॉल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 80 और 20 का जो दायरा है वो मैं नहीं तोड़ता। मेरा 20 का 20% उड़ भी जाए तो भी मेरे जीवन में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये कोई समझता है
सर मैं ये समझ गया हूँ कि आप कितने सुलझे हुए हैं। मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ फोकस करना है, किस चीज़ों पे ध्यान देना है, किस चीज़ों को इग्नोर करना है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अक्सर हमारे देश के जो सबसे जाने माने ट्रेडर रहे हैं, जो कि अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 4 या 5% ट्रेड कर, ओह दैट्स सिर्फ। और ज़्यादातर हम लोग उन्हें इस तरीके से पहचानते हैं कि भाई वो बहुत बड़े ट्रेडर रहे। अब ये अलग बात है कि 4 या 5% जो उनका पोर्टफोलियो का साइज है वो ट्रेडिंग क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन 4 या 5% भी मैंने ज़्यादा कह दिया, एक्चुअली वो सिर्फ 2% है। ओह तो वो ही उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हुआ करता था, विच इज़ हिज डिविडेंड इनकम, कि 2% मेरे पोर्टफोलियो की डिविडेंड इनकम है जो मैं सोच सकता हूँ कि मैं ट्रेड को। क्या बात है सर। अच्छा, तो एक है हमारे साथ इन्वेस्टर शेर भटनागर जी, जिनसे मैंने अभी बातें करी। अब मुझे जानना है ट्रेडर शेर भटनागर सर, आज के मार्केट को देखते हुए किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, अब मार्केट में 3 परिवर्तन आए हैं जो कि मैं आपको बता दूं। हमने जो रिटेल ट्रेडर की असली जर्नी शुरू हुई वो कोविड के दौरान हुई। वो इसलिए क्योंकि भाई सब बाजार में बैठे हुए थे, माफ़ कीजिए, घर में बैठे हुए थे, कुछ करने को था नहीं। 2-3 चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई थी कि सब ऑनलाइन हो जाता था। आप अकाउंट भी ऑनलाइन खोल सकते थे, इंस्टेंट केवाईसी, और आपका बैंक अकाउंट भी लिंक था, और आपका ब्रोकिंग अकाउंट भी लिंक था, और आपके हाथ में एक फ़ोन था और सामने टीवी, और आप खाली थे। ये सब चीज़ें इकट्ठी आई और जन्म हुआ एक घर पे बैठे रिटेल ट्रेडर। रही सही कसर एफएनओ ने पूरी करी है। तो वो जो बाज़ार था वो एक एक्सपेंडिंग बाज़ार था। देखिए, जब हम बाज़ार को पीछे देखते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक है। आपके बहुत सारे शोज़, आपके बहुत सारे कैपिटल मार्केट के इवेंट्स, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस सब सैटरडे संडे को होती हैं, जब चार्ट थमे रहती है। हाँ, इसलिए सब समझ में आता। भाई आप पीछे, आपको यहाँ खरीदना है, ये आपका पैसा, चाहे आप 15 मिनट में देख लें या 5 मिनट में देख लें या 3 मिनट में देख लें। लेकिन निफ्टी के लेवल की बात करते हैं, लगभग 7,700 से हम लोग अब 25,000 पे आ गए हैं, जो कि आप मानिए कि 3.25 गुना वृद्धि है। अब बाजार में वो मोमेंटम नहीं है, तो अब अलग तरीके की आपको स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी। ना ही वो मोमेंटम है और ना ही वो प्लेयर्स है जो स्टॉक को 10, 12, 15% बढ़ा दें, क्योंकि अब स्टॉक्स भी फुली वैल्यूड या उससे आगे ही है। तो ट्रेडर की दुनिया जो है वो और मुश्किल हो गई है। साथ ही साथ पिछले 2 साल में बहुत ही ज़बरदस्त एल्गोरिदम्स और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का चलन है, और उसकी वजह से भी जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन थी वो स्क्वीज हो गई, और जो समय था वो भी बहुत कम रह गया। पहले स्टॉक 2, 4, 5 दिन में अच्छा चलता था कि अगर बाज़ार में अच्छा मोमेंटम करे। अब तो क्या है कि भाई अगर आपने अगले 1 घंटे में नमस्ते नहीं करी उसे, तो आपका जो गेन्स है वो भी गेन्स बैकआउट हो जाएंगे। जो आपने ट्रेडिंग की पोजीशन ली है वो आपकी डिलीवरी की पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ किताबों में ही लॉस बुक किए जाए और सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में ही स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। जीवन में कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो डीमैट में आ जाता। तो अब जो बिल्कुल बाज़ार का नज़रिया है वो बदल चुका है। एफएनओ की दुनिया में बहुत लोगों ने झटके खाए। जेन स्ट्रीट के बारे में हमें सभी पता है। तो पीछे से कोई आदमी आपका पैसा वैक्यूम से सक्का, ये सब जान के अब जो ट्रेडिंग की दुनिया है, अब उसमें मार्जिन कम है, टाइम कम है, पैसा भी कम है, क्योंकि बहुत लोग बहुत नुकसान उठा चुके, और सरकार भी आपके विरुद्ध है। सेबी नहीं चाहता कि आप ट्रेड करें। यहाँ से भी ये समय जो है और कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरीज कम होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद होते हुए दिखेगी। तो
इस तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया और कठिन होगी। अब इसमें सिर्फ वही लोग पैसा बना पाएंगे जिन्हें पुराना एक्सपीरियंस है, और जो भी नए लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप निवेश ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपका पैसा मेरे पास है, क्योंकि मैं देखिए बाजार जीरो सम गेम है, राइट। है ना। अगर मेरा नुकसान है तो वो आपके पास गया है पैसा, माइनस टैक्स, माइनस एसटीटी, माइनस ब्रोकरेज। और अगर आपने नुकसान उठाया है तो पीछे कैलाश जी बैठे हैं, इनके पास आएगा पैसा। तो ये इस वक्त ट्रेडर को इस बाजार में आना और यहाँ से पैसे बनाना बहुत ही कठिन समस्या। सब कुछ हमारे विरुद्ध है, सैंक्शंस लग गए, टैरिफ लग गए, रुपया ऑल टाइम लो पे है, एल्गोरिदम आ गए, तो बहुत ही कष्टदायक जीवन। तो सर आपने बोला कि सरकार भी अपने विरुद्ध है, ट्रेडर्स के भाई, निवेशक के लिए। यस ट्रेडर्स के। बट आपको नहीं लगता कि एक तरीके से फिर वो एक दूसरे मार्केट को जन्म दे रहा है, लाइक क्रिप्टो मार्केट ऊपर आ रहा है? हाँ देखिए, कभी भी आप भारतीयों के दिमाग से स्पेकुलेशन को नहीं निकाल सकते। हम लोग पैदाइशी तौर पर एक हमारे डीएनए में है कि आप चीज़ सस्ती खरीदो और उसे महंगी बेचो, लेकिन वो जो निवेशक है, भाई आप ट्रेड भी तो कर सकते हैं अगर आप एक महीने का दायरा रखें, वो भी तो शॉर्ट टर्म गेम है। यस। सरकार ये डिफाइन नहीं करती कि शॉर्ट टर्म गेम क्या है, वो कहती है एक दिन और 365 दिन से पहले जो कुछ भी आपने किया वो शॉर्ट टर्म गेन्स में आता है। अब इंसान क्या करता है कि दिन में वो 10 कुएं खोद के एक एक घूंट पानी पीना चाहता ताकि उसकी प्यास लगे। अब वो कुआं खोदने में इतना थक जाता है बेचारा कि पानी तो निकलता ही नहीं, क्योंकि वो रेतीले जगह से कुआं खोद रहे। हाँ। और फिर उसका नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आप बहुत ही सुलझे हुए और समझे हुए मार्केट ऑब्जर्वर हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप थोड़ा अपना नज़रिया बढ़ाएं। इंट्राडे के बजाय आप पोजिशनल खेलिए, है ना। देखिए बाजार ही ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान बहुत मेहनत करना चाहता है। हम सब चाहते क्या है, सरकारी नौकरी जहाँ काम ना करना पड़े, जहाँ पर पैसे आपको हर वक्त मिले, टाइम पर इंक्रीमेंट मिले, डीए मिले, पे कमीशन की सैलरी मिले, उसका इजाफा मिले, है ना। कोई मतलब आराम की सुख चाहिए, सुख चाहिए। पीएचडीज भी लोग मैंने सुना है और देखा है और पढ़ा है कि भाई वो पीएन की नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि आप आराम से सो सकते, तनख्वाह आपको पक्की नहीं, कोई काम नहीं करना चाहिए। बाजार में बिल्कुल उल्टा है। सुबह 5:30 बजे से लोग जाग कर मेहनत करते हैं कि 9:07 पर वो पहला ट्रेड डालें और दिन में 100, 150, 500 ट्रेड करें, है ना। लेकिन आप उनसे कहिए कि भाई आप कम काम कीजिए, थोड़ा लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, नहीं वो ऐसा नहीं। वहाँ पे वो मेहनत करना चाहते हैं, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जहाँ मेहनत करनी चाहिए अपनी नौकरी में, अपने प्रोफेशन में, वहाँ नहीं करना चाहिए। बीच में ऐसा क्रेज़ हो गया था कि बम्बई जैसे शहर के बहुत सर्जन्स, बहुत डॉक्टर्स 3:30 बजे के बाद ही काम करते, 9:15 से 3:30 ट्रेडिंग, 3:30 बजे के बाद ही उनका जो असली दिनचर्या है वो शुरू होती। लत लग गई थी और उस वजह से इकोनॉमी रुक गई और उस वजह से बाजार में करेक्शन। क्या बात है। सर मैंने कहीं पढ़ा है, सीख चुका है आपके बारे में कि आपके घर पे सर 21 मॉनिटर का ट्रेडिंग सेटअप है। आपने गलत पढ़ा है, 27 है। कैलाश जी पीछे बैठे बता दें। सर 27 स्क्रीन्स पे आप क्या देखते हैं मार्केट? ये आपकी बहुत ही पते की बात है। देखिए मैं ज़्यादातर जो चीज़ें देखता हूँ वो एफएनओ से संबंधित बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम सिर्फ कैश के मार्केट को देखना है और उसी में बहुत बरकत है।
कैश के मार्केट में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपके सामने से कोई आके बेच नहीं सकता अनलेस की डिलीवरी ना। देखिए बाजार के सिर्फ 3 नियम हैं, बाकी सब मिथ्या और भ्रम है। प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी, बाकी सब इसके ऊपर बना हुआ। प्राइस के ऊपर आपने फ्यूचर लगा दिया, करेक्ट। ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर आपने ओपन इंटरेस्ट लगा दिया। करेक्ट। डिलीवरी की जगह कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई डिलीवरी लेना नहीं चाहता। तो अगर आप बाजार की बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई कहाँ कहाँ डिलीवरी उतर रही है, कहाँ कहाँ से डिलीवरी जा रही है। ये सब डेटा मिलता है। सिर्फ आपको खोज करने की क्षमता, सोच और मोर इम्पोर्टेंटली हुड़क होनी चाहिए। देखिए मैं 54 साल का हो चुका और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि मैं 22 साल के लड़के से ज़्यादा काम करता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, जबकि मेरे को कोई जरूरत। अगर मैं ऐसे करके ही बैठ जाऊँ तो भी मेरा पोर्टफोलियो कंपाउंड करेगा, है ना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। मेरे को कुछ नहीं करना जीवन में, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर, मेरे से ज़्यादा कोई मेहनत बाजार में करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। अगर वो कर रहा है तो मैं उससे मिल लूँगा जाके और फिर उससे 1 घंटा ज़्यादा मैं खाऊंगा। चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, मंडे की सुबह हो या वेडनेसडे की दोपहर, मेरे को बाजार में रोज़ 2 नई चीज़ सीखनी है, चाहे कुछ भी हो। किसी कंपनी के बारे में नई बात, किसी नए व्यक्ति से मिलकर उससे सोच, और इस काम के लिए मैं कहीं भी चला जाता हूँ, किसी से भी मिल लेता हूँ, किसी को अपने यहाँ न्योता दे के बुला लेता हूँ कि भाई बताओ तुम्हें ऐसा क्या आता, तभी आप जीवन में बढ़ सकते हैं। आजकल क्या है बाजार में, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें एक टिप दें, अरे उसके बाद आप उनके नाम पे वो शेयर खरीदें, फिर प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट आप उनके अकाउंट में डाल दें और जो उसका टैक्स है वो आप दें। तो इस कदर आलसपना है बाजार में कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और जो मेहनत नहीं करेगा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में से निकल के बाजार के माध्यम से उस व्यक्ति के पास आ जाएगा जो कि मेहनत। इसमें इस नियम में कोई बदलाव नहीं था 500 साल पहले, ना अब, ना 500 साल बाद। मेहनत की कमाई की आपको बाजार में बिकती। ये बात तो सही है, मेहनत नहीं करोगे तो बाजार के कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप तो फंडामेंटल्स भी पढ़ते हो, टेक्निकल्स भी पढ़ते हो, ठीक है, बट सर मतलब आपको भी पता है हर कोई उतना आई थिंक स्पेशली टैलेंटेड सक्षम नहीं होता। हाँ, उतना स्पेशली टैलेंटेड नहीं होता है कि वो दोनों चीज़ें कर सके। अब मुझे फंडामेंटल्स नहीं समझ आता है, कैलाश जी को टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अगर सपोज नए ट्रेडर्स मार्केट में आना चाह रहे हैं जी, तो उन्हें क्या देखना चाहिए? फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, टेक्निकल्स पे फोकस करना चाहिए? क्या टेक्निकल पे फोकस करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई जा सकती है, और क्या फंडामेंटल्स पे फोकस करके शॉर्ट टर्म गेन्स करे जा सकते हैं? ये आपका प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है, इसका मैं आपको बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। देखिए बहुत लोग चाहते हैं कि बाज़ार में आज सुबह आएँ और जो परसों बीत गया उसमें पैसे कमा लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मैं आज सुबह आऊँ तो शाम तक 2-4-5 करोड़ रुपए मेरे पास होने चाहिए, राइट, जिसमें मैं अपनी जेब से कुछ ना लगा। बहुत ही कोई ज़्यादा बेचारा लॉन्ग टर्म सोचता होगा तो सोचता होगा इस एक्सपायरी में मैं 2-4 घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, एक हवाई जहाज़ तो होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, और बाकी तो फिर ऐश की ज़िंदगी। ये तो यूट्यूब में भी नहीं होता। राइट। बाकी जो आप यूट्यूब में देखते हैं कि जी ये लाइन ने वहाँ से काटा, उस लाइन ने नीचे से पकड़ा, ये हमने डेटा पढ़ा और इस वजह से हमने ये पोजीशन ली, और 5 मिनट की कैंडल ने ये किया और 2 मिनट की कैंडल ने वो किया, ये सब किताबी बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होता। कभी कभार 10 में से 2 बार
ये हो जाएगा, बट वन swallow डज नॉट मेक अ समर। इसी तरीके से जो 2 बार आपके सामने वो यूट्यूब पे करके दिखाते हैं, वो 8 बार पैसे खोते हैं। वो भी जो भी वो लोग हैं, उनके बारे में मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं। आप अगर नए ट्रेडर हैं तो आपको वही करना है जो कि बाज़ार में पैसे कमाता है। वो ये है कि 80% पैसा आपका, चाहे वो 1,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपये हो, 80% पैसा आप धीरे 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 म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए बाज़ार में ला रहे हैं। उसको समझेंगे, बाज़ार की साइकिल को आप गेज करेंगे, और जब वो 3 साल बीत जाएंगे तो आपके पास एक कॉर्पस होगा जो आपको बुरे समय में आपकी मदद करेगा। फिर 20% से आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए, ज़्यादातर कैश के में काम कीजिए, पोजिशनल देखिए कहाँ आपको 200 DMA के पास एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक मिल रहा है। देखिए हमारे यहाँ लगभग 3.5 से 4,000 शेयर लिस्टेड है, काम की 150 ही है। ये 150 सभी को पता है, लेकिन उन्हें सामी पेनी स्टॉक में करना है। तो एक तो पहले आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। वॉरेन बुफे साहब ने कहा कि आप एक अच्छी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदिए और उसको बड़ा होने दी, ना कि एक बहुत ही जाहिल कंपनी का बड़ा हिस्सा खरीद के आप सोचे कि वो 4 गुना होगा। वो सिर्फ आप ही के दिमाग में होता। सबसे पहले तो उल्टा सर्किट लगेगा आपके खरीदने के बाद, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आप पोजिशनली बाज़ार को समझना शुरू कीजिए, और उसके बाद आप FNO से पढ़े रहेंगे। ये आपका 2-5 साल का जो जर्नी है, उसके बाद धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगे। देखिए बहुत लोग बाज़ार में रिटर्न के लिए आते हैं। 99.99% लोग बाज़ार में रिटर्न कमाने आते हैं, जो कि गलती है। आपको बाज़ार में रिस्क अवॉइड करने के लिए आना है। अगर आप 10 साल तक रिस्क अवॉइड कर लेंगे तो आप खुद ही पैसा बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आप कम से कम गलती करें। और कम से कम गलतियाँ क्या हैं? हर महीने आप निवेश कीजिए, ना निफ्टी को देखिए ना सेंसेक्स को देखिए, पढ़ लीजिए उनके बारे में, और उस निवेश के ज़रिए जब आप 2-3 साइकिल निकाल लेंगे तो आपके आप अपने आप समझ में, आप एक्चुअली हंसेंगे उन लोगों पर जो बहुत अपनी बेचारे दिन भर मेहनत करके कुआं खोदते हैं, क्योंकि आपके पैसे तो बिना मेहनत के ही बन रहे हैं। आपने जो मेहनत करी वो रिस्क अवॉइडेंस में करी। तो रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अगर आप कम से कम गलतियां करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और आप बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, आपके ऊपर कोई मेहर है, तो आपका पोर्टफोलियो 19 से 21% के बीच में कंपाउंड करेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो 12-13% से कंपाउंड करेगा, बाकी 16-17% धर्म। इसके आगे 21 के आगे बहुत ही कोई गुड लक आपके साथ चल रहा है तो है, 12 के नीचे आप नहीं जाते। तो व्हाट इज assured is 12, but beyond 7 years. Right. Only after 7 years it starts compounding the weight. हाँ, अब भी मेरे पास कई ऐसे स्टॉक हैं जो 200 गुना बढ़ गए, लेकिन वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि वो पड़े हैं। जो हम लोगों ने 96, 97, 98, 99 के IPO में लगाए, वो सब इसी तरीके से बढ़े। कई शेयर तो मैंने अब डीमैट कराए हैं 25-27 साल बाद, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी। सरकार ने डिविडेंड देना बंद कर दिया था, मतलब कंपनी ने डिविडेंड जो दिया वो IPEF में चला जाता। फिर 7-8 साल वहीं पड़ा रहा, फिर भी हम लोग नहीं जागे। फिर पता नहीं कोई दिमाग में लगा यार अब करवा तो करवा, तो बिना कुछ किए वो शेयर 21% कंपाउंड किए, बिना कुछ किए 21% हर साल। क्या बात है, बिना 5 साल में डबल नहीं। अगर 72 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आप समझ लीजिए 4 साल आएगा, 4 साल से कम आएगा।
तो वेल्थ इस तरीके से। सर आपके मतलब ऐसा लगता है तन मन में बस इन्वेस्टमेंट्स एंड जी हाँ, मेरे को ये पक्का पता है कि मेरे को सिर्फ इसी काम के लिए भेजा गया था, यही काम मैं कर रहा हूँ। सर आपने एफएनओ ट्राई नहीं किया कभी? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी प्रतिशत मात्रा इतनी कम थी ओवरऑल पोर्टफोलियो में कि ओवरऑल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी, कि उससे कुछ हमने किया ही नहीं। आप मेरे यहाँ हर तरीके का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, लेकिन उसका एफएनओ आपका भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। राइट। आप देख लीजिए, अगर आपके पास तो पीछे से आप देख सकते हैं ना कौन सा यूजर कौन सा कमांड इस्तेमाल कर रहा हो। अगर एक बार भी पिछले 3 साल में मैंने कोई ऐसा एफएनओ में कुछ चेक भी किया हो तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि पता हमें सब कुछ, आप कोई भी थ्योरी जानना चाहते हैं मैं आपको ऐसी समझाऊंगा ये आप सोचेंगे भाई ये तो कमाल है। तो ऐसा नहीं है, हमने हेजेस भी बहुत करी हैं, इंडेक्स में भी बहुत ट्रेड किया है, लेकिन उसका टाइम जो था वो अलग था। इट वॉज एन एक्सपैंडिंग मार्केट और इतना चलन नहीं था एल्गोरिदम्स का, इतनी ऑटोमेशन नहीं थी। आजकल तो बच्चा जब बाज़ार में आता है तो सबसे पहले वो मुझसे आगे पूछता है कि भाई मैं इसको एल्गोरिदम के थ्रू ऑटोमेट कैसे कर दूँ। करेक्ट। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे अब आप जो गाड़ी खरीदते हैं उसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सीट बेल्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ही सब कुछ आता है। पहले ऐसा नहीं था, सीट बेल्ट भी नहीं आती। तो मेरा ये मानना है कि आपको एफएनओ में काम नहीं करना चाहिए जब तक कि आप कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, जब तक कि आपका पोर्टफोलियो एक सर्टन साइज का ना हो, जब तक कि आप अंडरलाइन को हेज ना करें, तब तक नहीं करना चाहिए। ये इसका ओरिजिनल काम था, हेजिंग। राइट। एंड देन बट लोग आई डोंट नो व्हाई सिंगल नेकेड ऑप्शंस बाय करना, सेल करना, मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा कमाने के लिए कम और थ्रिल के लिए ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, लेकिन देखिए किसी भी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भैया अगर तो आपका पैसा है तो बहुत मेहनत का है जो आप बाज़ार में लगा रहे हैं, और आपके पेरेंट्स का पैसा है। मैं आपको अगर अपना ट्विटर फीड दिखाऊं जिसमें मैसेजेस आते हैं तो लोग रोते हैं उस मैसेजेस कि हमारा इतना नुकसान हो गया, पिताजी का पीपीएफ निपटा दिया, माता जी के, बहुत लोग तो नुकसान भी नहीं बताते। अगर क्रेडिट कार्ड का डेट रोल करते हैं, बहुत लोग मेरे को मैसेज डालते हैं कि जी हम 1% पर मंथ पे पैसा उठा रहे हैं और बाजार से 4-5% तो बन ही जाएगा महीने का, और सबसे पहले उनका कैपिटल उड़ता, फिर वो लोन उठाते। ऐसी कहानियाँ अनगिनत। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्रिकेट अच्छा लगता होगा, आप देखते ही हो, है ना। सैटरडे संडे को मान लीजिए सचिन तेंदुलकर साहब कोई कोचिंग क्लास चलाते हों जहाँ पर आप जाके उनसे बैटिंग सीखें, सब थ्योरी, है ना। और मंडे मॉर्निंग को आपको वानखेड़े स्टेडियम में खड़े करके सामने से वसीम अकरम बॉल करेंगे तो क्या होगा? बोर्ड। यही एफएनएम, क्योंकि आप सीखते हैं सैटरडे संडे को, आप रात को सीखते हैं जब अंधेरा हो रहा होता है यूट्यूब से। वो सब जो है वो रिकॉर्डेड, समय थमा हुआ, इसीलिए तब सब आसान लगता है। आप आतुर होते हैं कि 9:15 बजे कुछ आप करें, और जो सामने वाला समझा हुआ है, बाजार में बैठा हुआ है 10-12-15 साल से, वो देख रहा है, वो आपको फंसा रहा है, आपको वो फंसने दे रहा है, आपका स्टॉप लॉस देख रहा है वो सिस्टम, और फिर वहाँ तक बाजार लाता है, आपका स्टॉप लॉस क्लीन करवाता है, और फिर वहीं से बाजार। करेक्ट, यही हो रहा है। और ये हर चीज़ के लिए लागू है। क्या आप वीकेंड पे कारपेंटरी सीख के ये टेबल बना पाएंगे? नहीं। क्या आप वीकेंड पे यूट्यूब देख के ऑपरेशन करना सीख सकते हैं किसी का? फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप बाज़ार में या एफएनओ में खासकर इतना बढ़िया निवेश करेंगे? क्योंकि
अकाउंट खोलना इतना आसान है और बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना इतना आसान। सारी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लोगों को हाथ में दे दी। आप ज़रूर कीजिए ऐसा ना, लेकिन करिए 5 साल बाद, 3 साल बाद, समझिए तो सही बाज़ार का क्या। आप वीकेंड पर एक एक्टिंग क्लास में जाके मंडे को किसी थिएटर में एक्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। आपको हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध गायक अगर सैटरडे संडे को शास्त्रीय संगीत की लिखाई पढ़ाई कराएं, तो क्या आप मंडे को जाके श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बैठ के कोई गा सकते हैं? नहीं। तो फिर आप ऐसे कब उसे कर सकते? समझे आप क्या परेशानी? करेक्ट करेक्ट। सर आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद अभी तक मार्केट समझा ही नहीं है। मार्केट किसी ने नहीं समझा। उसके पीछे कारण ये देखिए, मार्केट को पता ही नहीं कि हम हैं। मार्केट एक एमॉर्फस जगह है करोड़ों लोगों की, जिनकी सोच की वजह से एक अनदेखा बाजार बनता है। किसी ने बाजार को देखा थोड़ी ना। कोई मिस्टर मार्केट कहता है, कोई कुछ कहता है। उन लोगों की जो सोच है, कॉमन सोच, एक बाजार का को उत्पन्न करती है। उसके बाद आप उसमें बैठ के देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जितना आप मार्केट में चोंच मारेंगे, उतना मार्केट आपको पलट के चोंच मारेगा आपसे ज़्यादा। जितना आप चुपचाप बैठ के उसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसमें धीरे धीरे गुल्लक में पैसा डालते रहेंगे, तो मार्केट समझ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ठीक है, जो ये मेरे को दे रहा है तो उससे बड़ा करके मैं आपको दे। शादी में आप कहीं जाते हैं, आप कोई नेक देते हैं, तो अगर आप निकटतम उनके संबंधी हैं तो उससे ज़्यादा आपको मिलता है, चाहे किसी और तरीके से मिले, है ना? वही मिस्टर मार्केट। अगर आप बाजार को छेड़ेंगे नहीं, तो आपको एक्चुअली लोग रखने पड़ेंगे पैसे गिनने। क्या बात है। हाँ, लेकिन आप दिन में 15 बार बाजार को चाबुक मारिए, उसे सताइए। एक बात और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सीखी है। बड़े अच्छे मेरे मित्र थे, वो टेक्निकल ट्रेडर थे। उन्होंने मेरे को बताया, देखो सबसे बड़ा रिस्क बाजार में क्या है, ट्रेडिंग। कि आप लंबी अवधि के लिए आप बाजार में, आपको छोटे से छोटे समय के लिए बाजार में रहना है और बड़े से बड़ा ट्रेड कर। करेक्ट। तो वो भी एक बहुत अच्छी सोच थी कि आपका जो रिस्क है, इट इज़ टाइम स्पेंट इन द मार्केट। ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं, उतना उतना आपका ट्रेड डिफ्यूज़ होता रहेगा। वो क्षीण होता है, उसमें से शक्ति निकल रही है। ऑप्शन का टाइम वैल्यू होता है। करेक्ट। तो आप अगर ट्रेड करें तो बहुत ही कम समय के लिए करें, एक अच्छी क्वांटिटी में करें और बाजार से भी करें। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में अरसा लग गया। अरसा मुश्किल है ट्रेडिंग, बहुत ही ज़्यादा कठिन। मैं ये देखता हूँ कि एक बहुत पहले की बात है, इतना जैसे अब हमारे साथ कठिनाइयाँ चल रही हैं बाज़ार में। एक बार क्या हुआ, सितंबर 11, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक हुआ। तब मैं रॉयटर्स में काम करता और ऐसा बाज़ार गिरा, मतलब अमेरिका ने तो सबसे बढ़िया काम करा कि अपने बाज़ार बंद कर दिए कि हम चलाएंगे। एक हफ्ते के लिए उन्होंने वॉल स्ट्रीट पहले बंद की। अब जिसको वहाँ पे नुकसान होना था उसने हमारे यहाँ बेचा। भाई कहीं से तो मैं पैसा उठाऊं, मेरे को पता ही है बाजार को गिरना है। लड़ाई सद चुकी। अब 9 सितंबर से 25 सितंबर तक हमारा बाजार, मैं उसका आपको प्रतिशत दर बता दूंगा, लेकिन डबल डिजिट निफ्टी पे परसेंटेज फॉल का, मतलब 11 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा था। मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद थी, लेकिन 11 तो था ही। अब वो 25 सितंबर तक हम सबके तोते उड़ चुके। लोग सोच रहे थे अब नौकरियां कहाँ मिलेंगी, बाजार में क्या करेंगे, फलाने ढिमके। उसी फ्राइडे को एक मेरे पास अभी भी वो व्यक्ति हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई हम एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में,
तुम आना जरूर। कहते सर आएंगे आप, अगर आप बम्बई से दिल्ली आ रहे हैं तो हम दिल्ली से दिल्ली क्यों निकले। 2 जने और मेरे बड़े परम मित्र वो दूसरी न्यूज़ एजेंसी में फ़ोन लगते थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि हमारे पास फ़ोन आया है क्या, चलो शाम को। तो शाम को हम एक इवेंट में गए, तो हम लोग वो 25 या 26 सितंबर सन 2001 को वो दिल्ली में इवेंट हुई और वो शायद फ्राइडे था, आप देख सकते हैं कैलेंडर में हाँ। कि वो लास्ट फ्राइडे कब था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए और वहाँ पे आप किसी को भी काटें तो उनके शरीर में खून नहीं था, सब कुछ बाजार चूस के निकाल चुका था, तो कुछ भी नहीं था। अब वो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा जिनको इनवाइट किया गया था वो हांगकांग से आए थे, क्योंकि इस वक्त भारतीय लोगों की कोई सुनना नहीं चाहता था। हमें लगता है कि गोरी चमड़ी हमें हमसे ज्यादा बता सकती है हमारे देश के बारे में, इसीलिए आप विदेशी पैसे पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। ये भी एक समस्या हमारे बाजार में, लेकिन ये अलग बात है। उस व्यक्ति ने आके कहा कि भाई देखो, दिल्ली के बाहर एक जगह है जिसे कहते हैं गुड़गांव, वहां पे जितना आप जमीन खरीद सकते हो खरीद। 2001 की बात है। सऊदी अरब में तब तेल की कीमत $10 प्रति बैरल थी। काफी गिर गया था, $15-17 से गिर गया था, क्योंकि एयरलाइन ट्रैफिक बंद हो गया था, सबको पता ही था कि अब एक रिसेशन आने वाला है। तो उसने कहा जितना आप तेल खरीद सकते हो तेल खरीद, जितना भी। तो उसने कहा आपकी जितनी क्षमता है, वित्तीय क्षमता, उसमें आप जमीन खरीदिए जितनी आप गुड़गांव में खरीदना चाहते हैं, तेल खरीदिए जितना भी आप तेल खरीदना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप चुपचाप कोई भी इक्विटी फंड, नाम मत देखिए उसका, कोई भी इक्विटी फंड खरीद लीजिए। अब तेल तो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे थे, जमीन भी नहीं ले सकते थे क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे। हालांकि तब जमीन बहुत सस्ती थी गुड़गांव में, 100 करोड़ रुपए में, जहां पे अब आजकल एक फ्लैट आता है तो आप आधा गुड़गांव खरीद लेते 2001 में, है ना। तो मैंने क्या किया, एक फंड ही मैं ले सकता था, तो उस मंडे को मैंने एक फंड खरीदा जिसकी NAV 14 रुपए थी, ले लिया, लेके भूल गए। अब भूल गए, 2-3 साल बाद देखा तो उस 2-3 साल के बाद क्या देखा, जो फंड मैनेजर थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे बात होती थी, लेकिन कभी मैंने उनको ये नहीं चताया कि मैंने उनका फंड खरीदा है। तो अब वो समय की धारा बहती रही, 2-3 साल बाद देखा तो वो तब .com बबल चल रहा था। हाँ, तब उस फंड की कीमत 75 रुपए हो गई थी। तो मैंने सोचा भाई ये तो कमाल ही हो गया, 14 रुपए की चीज 75 रुपए हो गई। तो मैंने कुछ और खरीद लिया। अब क्या हुआ कि फिर मैं उस फंड के बारे में बिल्कुल भूल गया। एक मैंने उसमें अच्छा काम किया था कि वो मैंने अपने बेटे के नाम लिया था, क्योंकि तब वो 2 साल का था, तो मैंने कहा चलो इसके लिए कुछ करते हैं। अब वो क्या हुआ, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ और उसका पैन कार्ड बना तो मेरे को वो फंड याद आया। मैंने कहा अच्छा चलो पता करते हैं। बहुत मुश्किल ढूंढा ढांडा, पैन कार्ड दिया था अपना, तो उस AMC ने पटक के एकदम जवाब दिया कि जी हाँ है, दिखाइए। तब तक फंड का नाम बदल चुका था, AMC भी हाथ बदल चुकी थी, क्योंकि आपने पैन नंबर दिया था तो आप ट्रेस कर पाए। तो उस वक्त उस फंड की NAV 1900 रुपए थी। तो 1400 से 1900 का सफर हम लोगों ने 22-23 साल में कवर किया। तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको लोगों को रखना पड़ेगा, राइट, पैसे गिनने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने रखा, क्योंकि वो अमाउंट बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें मैंने 2 गलतियां करी। एक तो हर महीने निवेश नहीं किया, वरना एक ऐसा वो नंबर होता, कभी कभी मैं करके देखता हूं, क्योंकि आजकल आपके पास हर तरीके के कैलकुलेटर है, SWP का कैलकुलेटर है, SIP का कैलकुलेटर है, सब कुछ तरीके का कैलकुलेटर है। तो वो एक ऐसा सा अमाउंट आता है कि समझना मुश्किल हो जाता है, उसमें जीरो गिनने मुश्किल हो जाता है। इत्तेफाकन वो जो फंड मैनेजर मेरे दोस्त थे,
वो मेरे को एक बार CNBC में आके मिले, उनका फोन आया उनके ऑफिस से कि भाई हमारे जिंदगी के 25 साल का सफर पूरा हुआ है और हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो फिर जब वो आए तो मैंने उनको धीरे से कहा कि मेरे पास वो फंड आपका फंड है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि भाई फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने तो सब देखा ही। तो ऐसे बाजार में ये बात मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि बहुत ही कम अवधि में इक्विटी से खतरनाक कोई चीज नहीं और फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर कोई चीज नहीं। तो अगर आप 6 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इक्विटी में नहीं होना चाहिए, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। करेक्ट। उसमें जो आपका असल है वो सॉवरेन गारंटी के साथ सुरक्षित है। लेकिन इसी का जरिया अगर आप 7 साल कर देंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट से खतरनाक कोई चीज नहीं। ओके। और 7 साल में इक्विटी से अच्छी कोई चीज नहीं। और अगर आप इक्विटी को 15 साल रखेंगे, 20 साल रखेंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल है। अब ये बात है कि आपको क्या खरीदना है। राइट। मतलब कंपनियां तो गायब हो जाती हैं, तो आप 15 साल तक वो इक्विटी खरीदें जिसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके फिजिकल एसेट्स हैं, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा है। ओके। और डेट की कॉस्ट से ज्यादा है। देखिए कंपनी क्या करती है, बैंक से पैसा, आप बैंक में पैसा देते हैं, बैंक कंपनी को पैसा देता है, कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करके ईपीएस बढ़ाती है ना। तो आपको फिक्स डिपॉजिट में 6% मिला, बैंक ने 1-2% अपने खर्चे डाले, राइट। कंपनी ने वो लोन 11% पे लिया। करेक्ट। अगर कोई चीज 11% में ले रहा है तो ये मान के चलता है ना कि वो 20 बनाएगा तो 11 उसे लौटाने भी तो है ना। करेक्ट करेक्ट। तो आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो 20% रिटर्न दे रही है, तभी इक्विटी बढ़िया काम करती है। तो ये 4-5 बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ये कितना लॉजिकल हाँ। तरीका था ये आपने। इसीलिए लंबी अवधि में आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, बहुत ही छोटी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत बढ़िया है, और बहुत ही लंबी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट से जहरीला कोई चीज नहीं। सर ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। सर चार्ट्स पे थोड़ा सा आए। हाँ, देखिए ये चार्ट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, क्योंकि मैंने ज्यादातर अपना जीवन वायर एजेंसीज और टीवी के साथ बिताया है। तो डे 1 से मेरे पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। तो चार्ट्स और मेरा एक बहुत ही पुराना अच्छा संबंध है। जब भी मैं चार्ट को देखता हूँ मैं बहुत ही कम इंडिकेटर्स डालता हूँ, क्योंकि वो मेरे को भाते नहीं है ज़्यादा। और ये भी एक बहुत बहुत बड़ी बाजार में गलतफहमी है कि आप किसी इंडिकेटर की वजह से कुछ आप खरीदते हैं। इंडिकेटर आपको कुछ नहीं बताता, वो इंडिकेट करता है। ओके। और जो भी वो इंडिकेट कर रहा है वो हो चुका है, तभी तो दिख रहा है। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप चार्ट को देखें, वो बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रही है तो वो काम की चार्ट है। राइट। और अगर वो टॉप राइट से बॉटम की तरफ आ रही है तो भी वो कुछ बता रही है। बहुत लोग समझते हैं कि चार्ट एक टेक्निकल चीज है। आप लोगों से जाके बात करेंगे तो 100 में से 200 लोग कहेंगे कि भाई टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रेंथ या वीकनेस का, और कुछ नहीं है। अगर आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप उसके ईपीएस को भी नीचे प्लॉट कर सकते हैं। बहुत लोग वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, यस यस, आरएसआई है ना, एडीएक्स, एटीआर, न जाने क्या क्या प्लॉट करते हैं नीचे, है ना, टेक्निकल एनालिसिस। मैं उन सबको नमन करता हूँ। लेकिन आप 2-3 चीजें प्लॉट कर लीजिए, ईपीएस प्लॉट कर लीजिए, सब मिल जाता है। वो कोई सॉफ्टवेयर में उसको जाके निकालता भी नहीं है। अगर कोई पीछे से देखे कि भाई ट्रेडिंग व्यू के ईपीएस को कौन देखता, कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का चार्ट बनाएंगे, मान लीजिए मंथली चार्ट आपने बनाया या वीकली चार्ट बनाया और उसमें ईपीएस को प्लॉट किया, तो आपको दिखेगा
ईपीएस में भी आपको हिस्टोग्राम ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तभी तो स्टॉक बढ़ रहा है। है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे यहाँ 150 पौने 200 कंपनी बस। सो जो नई कंपनीज लिस्ट हो रही है उनको उनके और लेके आप देख लीजिए कितने लोग एक हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद उस कंपनी में रहते हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन यूं खुला, फिर आईपीओ प्राइस से नीचे तो आता ही है, तो धर्म का है। आईपीओ जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज के। आप बताइए, एक कंपनी जिस पे आप खाना ऑर्डर करते हैं, एक कंपनी जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनके भी तो आईपीओ आए। बिल्कुल। कहाँ गए वो? पहले वो आईपीओ प्राइस के नीचे आए, एक तो आईपीओ प्राइस के अभी भी नीचे चल रहा है। राइट। तो वो आपको देखना पड़ता है, वो कोई आपको टेक्निकल चार्ट थोड़ी ना समझाएगी, वो तो आपको देखना है कि भाई कौन बेच के जा रहा है, किस रेट पे उसने खरीदा था। अब कोई चीज आपने 22 रुपए की खरीदी हो और आपको 1900 रुपए का मौका दे रही हो बेचने का 3 साल में, तो कौन बेवकूफ है जो बेच के नहीं जाएगा? एक बार तो बेचेगा वो, और फिर आप उसी को लीजिए 400 रुपए पे। कंपनी का शेयर और कंपनी 2 अलग चीजें हैं। ओके। एक बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर बहुत ही बेकार हो सकता है, और एक बहुत ही बेकार कंपनी का शेयर बहुत अच्छा भी हो सकता है। किसी जमाने में डीएलएफ 80 रुपए का भी बिका है, दिखा है ना। तो और कई कंपनीज हैं जिनके शेयर 5-7 साल तक कुछ नहीं करते। मेरे कई शेयर हैं जो 5-7 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, पड़े हुए हैं साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में, लेकिन उससे पहले वो 30 गुना बढ़ गए, 40 गुना बढ़ गए। तो मैं भी कहता हूं कि भाई तुम बूढ़े हो, आराम करो, कोई नहीं, कोई और बढ़ जाएगा। सर, आप अपना काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर किए। कुछ ऐसी बातें कुछ है जो आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए? हो सकता है वो रिस्क रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि वो उन्हें पैसा बना के दे। हाँ, देखिए, एक आपको बाजार में निवेश करना अति आवश्यक है, आपको ज़रूर निवेश करना है। और अगर आप 22, 23, 24, 25 साल के हैं, 30 साल तक हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो भी आपको बाज़ार में ही निवेश करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सिर्फ आपको इक्विटी में देखने को मिलती। ये सब बेकार की बातें हैं कि अगर मैं नेपियन सी रोड पे 1977 में 1 लाख रुपए का घर खरीद लेता तो आज वो 5.5 करोड़ रुपए का होता। जैसे 5.5 करोड़ रुपए आज जमा करना मुश्किल है, 40 साल पहले, 50 साल पहले 1 लाख रुपए जमा करना उससे ज़्यादा कठिन था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। क्योंकि तब ऐसी हमारी इकॉनमी थी कि आपके पास कैमरे के पीछे 1 लाख रुपए पड़े हों जो कि आप नेपियन सी रोड में जाके घर खरीद लें, ऐसा नहीं था। ये सब जो आपको यूट्यूब में दिखाते हैं कि जी अगर आपने 2 लाख रुपए के विप्रो खरीदे होते तो आपके पास 330 करोड़ रुपए होते। 2,05,000 रुपए पे वो आदमी बाहर निकल चुका होता। ये बात पक्की है, कोई नहीं रुकता। आपके पोर्टफोलियो में जो 30 साल के शेयर है ना, वो ऐसे होंगे कि आप उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। पेंटाफोर, सिल्वर लाइन, DSQ सॉफ्टवेयर, ये रह गए। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई लॉस नहीं बुक करता। राइट। सिर्फ यूट्यूब पे और किताबों में स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। बहुत ही कम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो लगाते हैं उड़ जाते हैं। तो आपको बाजार में निवेश करना है, खासकर भारतीय बाजारों में इसलिए निवेश करना है क्योंकि हम लोग एक एस्पिरेशनल देश हैं। हमारी इकॉनमी यहाँ से एक्सपैंड होगी, हमारी कंपनियाँ और बाज़ारों में जाके नई नई मार्केट्स को जीतेंगी, और डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको बहुत वृद्धि होती हुई दिखेगी। पूरा डिजिटाइज और ऑटोमेट हो चुका है देश। हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे इकोनॉमी के अंदर जो जो गांठें थी, गांठ समझते हैं? हाँ, नॉट, वो गांठें खुल चुकी हैं। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ग्रोथ बढ़िया आएगी, आपकी सबकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो आप बाज़ार में निवेश करेंगे, अच्छी अच्छी कंपनी सामने आएंगी, नए नए बाज़ार खुलेंगे, तो
इक्विटी में निवेश करना बहुत आवश्यक है। तो ये तो 3 बातें क्लियर हो गई कि आप यस अगर बाजार में कुछ करना चाहते हैं तो आप निवेश करेंगे, भारत में निवेश करना ज़रूरी है। अब क्या करना है ना? थर्ड या अगर आपके पास कुछ पैसा है तो पहले 6 महीने के लिए आपका जो खर्चा है उसको एक फिक्स डिपॉजिट में रखना हमेशा, ओके या एक आप बहुत ही अच्छे 5 स्टार रेटेड लिक्विड फंड में रख सकते हैं कि भाई वो समस्या हमारी ना हो। एक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना अति आवश्यक है, आपके एम्प्लॉय का भी है, उसके बावजूद भी आपको एक लेना है। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये हो गया 2 चीज़ें। फिर सिर्फ 3, पहले 1 और फिर 2 और फिर 3 फंड में आप निवेश कीजिए। कुल मिला के 5 से ज़्यादा फंड तो आपके यहाँ होने, आपके पोर्टफोलियो में हो ही नहीं सकते। बस 5 फंड लीजिए, जिसमें से सबसे पहला फंड एक हाइब्रिड फंड होगा। हाइब्रिड फंड का मतलब जिसमें डेट हो 35% और इक्विटी हो 65%, या वो मूव कर सके फंड मैनेजर, ओके दोनों को। 65 और 35 का ये एक जोड़ा है। 35% डेट बुरे टाइम में ऐसे कि वो आपको डिविडेंड इनकम देती रहे, और जब रेट कट हो रहे हों तो डेट फंड्स बढ़ते हैं, यस क्योंकि यील्ड गिरती है, बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। आपने ट्वीट भी किया था। हाँ, और 65% इक्विटी जो है आपकी धीरे 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 बढ़ती रहेगी। तो आप पहले हाइब्रिड फंड लीजिए, फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। डेफिनेटली स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल फंड। बस ओके ये काम सिर्फ 15 मिनट में बैठ के आपके सैलरी वाले अकाउंट से जुड़ के एएमसी के अकाउंट में हो जाएगा। सब ऑटोमेटेड है ना, यस केवाईसी कोई फॉर्म नहीं भरना है इस तरीके से। राइट उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, कोई बाजार नहीं देखना। अगर आप पढ़ते हो बाजार के बारे में बहुत अच्छा है, लेकिन करना कुछ नहीं। करेक्ट। बहुत लोगों के साथ तो परेशानी ये होती है, वो कोई रेशियो पढ़ लेते हैं या कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं, तो उसको एकदम अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। कल ही करके देखूंगा, स्कैनर लगाऊंगा, उसमें इस इंडिकेटर को फीड करूंगा, फिर 4 या 5 उसमें ट्रेड आ जाएंगे, वो करूंगा, उससे नुकसान होगा। आपने ये 3 काम कर लिए, बस फिर आपको अपनी नौकरी पे ध्यान देना। तो अब जैसे मान लीजिए अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, अगले साल जब सितंबर आएगा तो आपका जितना भी वृद्धि हुई है तनख्वाह में, उस वृद्धि को आपको अपने एसआईपी में झलकाना है। बस फिर समय का चक्र चलेगा और धीरे 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 कंपाउंडिंग का काम होता रहेगा 7 साल बाद। उसके बाद ऐसा होगा कि आपको कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए, है ना, तो आप उस फंड को ट्रिम करते रहिए, अपना खर्चा निकालते रहिए। वो एक ऐसा कुआं बन जाएगा, जैसे आपने महाभारत में अक्षय पात्र सुना था, उसमें से खाना निकलता था। तो एक कुछ सालों के बाद वो एक अक्षय पात्र बन जाएगा और उससे फिर आपका धन का उपार्जन होगा। ये कोई, मैं आपको कहानियाँ नहीं सुना रहा, मैं आपको ऐसा नहीं सुना रहा कि आपको लगे कि ये कोई पिक्चर चल रही हो। ये हकीकत में ऐसा ही होता है। और आप कुछ भी मत कीजिए, ना बाजार को टाइम कीजिए, ना ये देखिए कि निफ्टी कहाँ है। कुछ ऐसा झटका वटका है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बालाकोट की स्ट्राइक हो गई, इजराइल ने किसी की पिटाई कर दी, कुछ हो गया, वो बाजार आपको खरीदना है हर हालत में। ओके। और इज अ साइन टू बाय। कारगिल की लड़ाई मैंने कवर करी और 25 मई से करीब जून के आखिर तक 1999 में बाजार गिरता रहा। फिर जिस दिन टाइगर हिल, मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 4 या 5 जुलाई या 7 जुलाई, जिस दिन टाइगर हिल पर भारत की विजय हुई, उस दिन से बाजार बढ़ना हुआ। और 26
जुलाई 1999 को हम हर साल कारगिल दिवस बनाते हैं। आप जाइए सेंसेक्स को देखिए, आपको दिख जाएगा। तो लड़ाई में सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं, आप जम के खरीदिए, उसके बाद 2 ही काम होंगे, या तो हम सब मर जाएंगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है ना, सब खत्म हो गए, न्यूक्लियर हो गई, राइट। या हम जी जाएंगे और न्यूक्लियर नहीं हुई, करेक्ट। तो फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो लड़ाई इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। मत पढ़िए किसी ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसको किसी आदमी ने कहीं बैठ के इजाद किया है। जो आदमी आपको इंडिकेटर बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है, वो खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता? अगर इतनी ही अच्छी चीज है, मैं आपके विरुद्ध लगाता हूं बाजार में, आपके पैसे मेरे पैसे हो जाएंगे, लेकिन वो 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, 40,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में आपको क्यों दे रहा है? तो बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना। ग्रेट, दैट वाज एन अमेजिंग लेसन। बस सर, अब एक आखिरी सवाल है मेरा। आपके ज़माने में मेरा ज़माना अब भी चल रहा है। नहीं, मतलब जो आपने जो हिस्ट्री मुझे बताई, आगे वाले ज़माने में भी मैं ही चलूंगा, ये बात तो पक्की है। यहाँ से भी 100 साल से ज़्यादा हम और निवेश करें, उसके पीछे भी कारण है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करेगी कि आपके बॉडी ऑर्गन्स रिप्लेस होंगे। भाई घुटने तो आप रिप्लेस करवाते ही हैं, ऑफ कोर्स, आंखें आप बदलवाते हैं, ठीक है, टूटे हाथ पैर जोड़ लेते हैं, अब तो कृत्रिम दिल और कृत्रिम किडनी भी आने वाली है। तो हम क्यों नहीं 200 साल जिएंगे? बिल्कुल। सबसे ज्यादा दुनिया में और बाजार में तो रिसर्च इस बात पर हो रही है कि कैसे आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाएं। क्यों? वो सब लोग कंपाउंडर हैं, वो ट्रेडर नहीं है, मैं आपको बता दूं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगले 100 साल भी मैं हूँ। डेफिनेटली सर, हम तो दुआ करेंगे कि और आगे के साल भी आप हमारे साथ बने रहे और हम भी आपके साथ बने रहे। निवेश कीजिए, जरूर बनेंगे आप। यस यस, डेफिनेटली सर। बस अब एक जो न्यू यूथ आ रही है ना, मुझे जो दिख रहा है गलत दिशाओं में गलत लोगों को फॉलो कर रही है, ये वो सब हो रहा है जो भी है। तो आपके ज़माने वाली मीडिया एंड आज के सोशल मीडिया, जो नए इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो बोले, जी, क्या फ़र्क है और यूथ को दोनों में से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ये मेरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप उसकी बात ज़्यादा सुने जो जिसने पैसा लगा रखा है अपना बाजार में, खासकर अपना या किसी और का वो पैसा मैनेज करता है, तो वो तो या तो फंड मैनेजर्स हुए या कंपनी मैनेजमेंट्स हुए। अब एक क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चला है जिसे सेबी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबाना चाहता है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारा देश अभी भी गरीब देश है और हम बहुत कम पैसा बचा पाते हैं। उस पैसे को अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दें, ऑनलाइन ट्रेडिंग में उड़ा दें, तो आपका तो नुकसान होता ही है, देश का भी होता है, क्योंकि हमारा सेविंग्स रेट गिर रहा है। ओके। अब जो भी अच्छा इंसान है जो सोसाइटी को लौटाना चाहता है, वो आपको कहीं ना कहीं बात करता हुआ दिखेगा। या तो वो लिखेगा, यानी कि एनुअल रिपोर्ट, या वो फंड की कमेंट्री करेगा, या वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। देखिए, अगर आपका एंटीना ट्यून्ड है ना ठीक तरीके से, तो आपके पास ठीक चीज़ें आ जाएंगी। अब आप ही देखें ऐसे व्यक्तियों को जिनकी उम्र 30 से कम है और वो 4 किताबें पढ़ के 2 चीज़ें जोड़ के आज के समय में कुछ निकालते हैं, तो वो आपकी वित्तीय सेहत के लिए हानिकारक है। मल्टी बैगर के बारे में तो लोगों ने इतने वीडियो बनाए हैं कि देख के मेरे को ताज्जुब होता है। और ये वो लोग हैं जो अगर उनका शेयर 3% बढ़ गया ना, तो पहले तो उन्हें इस बात की इतनी खुशी होगी कि भाई हमारा स्टॉक 3% या 4% बढ़ गया, वो उसको तभी बेच देंगे। एक मल्टी बैगर को ठीक से बनने और बड़ा होने में
कम से कम 5-7 साल लगते हैं इफ़ यू आर लकी। कई बार तो और अक्सर ये होता है जिस रेट पे आप खरीदते हैं उसके नीचे तो जाता ही है ना। भगवान टेस्ट करते हैं आप। सही बात। तो उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों को सुनिए, उन लोगों से समझिए जो कि बाज़ार में 30, 35, 40 साल से। आज कितने लोग हैं जो वॉरेन बफेट साहब के लेटर्स पढ़ते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, गिनती के भी नहीं है, क्योंकि उन्हें वो लगता है कि ये 95 साल का आदमी हमें क्या बताएगा, इसे क्या पता होगा जो हमें पता है, क्योंकि हम तो सब यूट्यूब से सीख ही रहे हैं ना। लेकिन उनकी चिट्ठियों में आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे हमने बुरे टाइम में इसको खरीदा और कैसा ये हमें, मतलब हमें इससे पैसे निकाल के जो ये हमें दे रहा है उसके लिए हमें कुएं खोदने पड़ रहे हैं उस पैसे को दबाने के लिए। जब मैं पहली बार बाज़ार में आया तब बर्कशायर हैथवे का रेट शायद $24,000 प्रति शेयर था और तब हमारा डॉलर 21 रुपए का था। आज डॉलर ही 88 है, राइट। तो 4 गुना पैसा तो आपका ये बन गया और शेयर मेरे ख्याल से $3 लाख के परे है, तो 12 गुना वो हो गया। तो 12 × 4 50 गुना आपका, तो वही बढ़ गया। लेकिन कोई चाहता नहीं कि आप किसी अच्छे आदमी से सीखें। सब किताबें लिखते हैं, सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं पढ़ता। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बाजार की, आप 2 घंटे तो आप रोज पढ़िए और उस पर अमल ना करें कि क्या होता। हाँ जी, मेरे को वो स्कैनर बनाना है ऑनलाइन, तो 10 कंपनियां जो हैं वो निकल गई स्कैनर में। वो मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए, समझिए। जब बाजार आपको कुछ बताना चाहता है तो वो खुद बता देगा कि भाई मेरा अब खरीदने का टाइम आ गया, अब ले लो। Great, sir. Great. That was a great lesson from you. Ultimate understanding and amazing insights. I'm पता नहीं स्पीचलेस हो गया हूँ कि इतना अलग तरीके से मैंने खुद पहली बार मार्केट को समझने की कोशिश की, आपके नज़रिए से देखने की कोशिश करी। देखिए, आपके जीवन का प्रतिबिंब बाजार है। क्या आप जब 1 साल के थे और जब आप 5 साल के हुए तो आपकी हाइट में कुछ फ़र्क आया होगा ना? डेफिनेटली। अगर वो 2 हफ्ते में आ जाता तो क्या आपके माँ बाप आपके बचपन का इतना लुत्फ़ उठा पाते जो उन्होंने उठाया होगा? नहीं ना। कभी। तो आप 17 साल की उम्र तक बढ़े, इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो 17 साल की उम्र तक बढ़ता रहेगा। उसके बाद तो सिर्फ वेट ही बढ़ता है। तो सरकाज़म इज एट पीक। तो मेरे को ये बहुत सालों बाद समझ में आया कि बाजार आपके जीवन का प्रतिबिंब है और आप खुद में निवेश करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें और ऑप्टिमिस्ट रहें। भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखें। यस। भारत के बाजार को शॉर्ट करके किसी ने पैसे नहीं कमाए। लॉन्ग ओनली, 100% invested all the time. Investing every year, every month at a higher degree than the previous year will get you through. ये थैंक यू शेल जी, आपके इतने इम्पोर्टेंट इंसाइट्स, मार्केट की कहावत, मार्केट की स्टोरियाँ एंड एक्चुअल मार्केट होता कैसा है वो हमें बताने के लिए। पहली बार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने मार्केट को किसी अलग नज़रिए से देखा है और फिर देखने की कोशिश करी है। एंड आई होप व्यूअर्स को भी सेम वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शेल जी से। एंड आपने भी मार्केट के बारे में कई सारी चीज़ें जो शायद पहले एक्सपीरियंस नहीं की होंगी वो इनके दिए हुए इंसाइट से एक्सपीरियंस किया आज। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप एंड तक लिया है आपने वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ VOT। एंड थैंक यू शेर जी वंस अगेन, आप आए हमारे एक इनविटेशन पे, आपने आके हमारे व्यूअर्स के लिए इतना वैल्यूएबल फीडबैक कंटेंट दिया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो दैट इज इट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।